वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने सीटेट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी यानी 1 to 5 6 to 8 दोनों के लिए एक सेट लेकर आया हूं, जो मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको याद करना ज़रूरी है, इसलिए कंसेप्ट 1 के रूप में इसको हमने लेकर आया है, जो इसको याद करना ज़रूरी है। इसके अनुसार एक एक एग्जाम्पल दूंगा और उस पर कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो इसमें हम 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को लेकर एक साथ ही यूट्यूब में अपलोड करूँगा और जो बेसिक होगा। तो सबसे पहले हम जब गणित पर चर्चा करेंगे तो हम देखते हैं कि अंक जो होता है, जिसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, यानी किसी भी दुनिया का कोई भी संख्या को लिखने के लिए निम्नलिखित 10 संख्याओं का क्या करते हैं हम, यही 10 अंकों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यही 10 अंकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। उस प्रकार दो एग्जाम्पल मैंने ले लिया। उसके बाद इससे एक क्वेश्चन पूछता है, जो क्या है कि संख्याकन पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या कहते हैं? संख्याकन पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो संख्याकन पद्धति क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भारतीय संख्याकन पद्धति और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। तो आपको इसको क्या भारतीय संख्याकन पद्धति को इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय होता है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम उसको बोलते हैं। अब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारतीय संख्याकन पद्धति का जो नियम होता है, कोई भी संख्या का हमने इसको क्या करते हैं, तो भारतीय संख्याकन पद्धति में इसको हमको थोड़ा एक एग्जांपल के तौर में ले लेते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो इसका रूल होता है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में जो जाएंगे, किधर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। तो पहला 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे, पहला 3 डिजिट के बाद कॉमा। उसके बाद यदि 2 से ज़्यादा है तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। फिर ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 2 से ज़्यादा है तो फिर हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। फिर 2 से ज़्यादा नहीं है, यानी 2 ही है, तो उस पर हम और नहीं लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में बस आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, इधर से जो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हम देखते हैं कि हर 3 अंक के बाद, यानी 3 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो 3 यहाँ पे देखिए, पहला 3 के बाद लगाए तो 3 से ज़्यादा है, इसलिए फिर ये लगा दिए यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए कि 3 से ज़्यादा है, तो फिर 3 के बाद फिर यहाँ आके देखते हैं कि 3 ही बचा। तो मिनिमम 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 होगा तो नहीं होगा, 3 से ज़्यादा होगा, नहीं, मिनिमम 4 होना चाहिए डिजिट, तभी हम इस तरह से लेफ्ट टू लेफ्ट क्या करते जाएंगे, लगाते चलेंगे। अब हमको थोड़ा सा याद रखने का चीज़ है कि यदि हम भारतीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो हम संख्या लिखने के वक्त क्या कहते हैं, शब्दों को संख्याओं में लिखते हैं और क्या कहते हैं, संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। तो इसको इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हज़ार का मतलब 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ठीक है। इसको हम 10 करोड़ के मतलब देख लीजिए यहाँ पे कितना जीरो है, तो हमने 10 to the power 8, यानी 1 के बाद 8 गो जीरो है, 1 के बाद 7, करोड़ में 7 गो जीरो होता है, और 10 लाख में 6 जीरो होता है, और लाख में 5 जीरो होता है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तो आगे जाके क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको आपको बोल दिया। ये होता है क्या है, 19 घर तक होता है। क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद 10 पद, संघ 10 संघ, महासंघ। ठीक है। ये 19 घर तक ही होता है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में, इसको जनरली आप 10 करोड़ तक ही याद करिए, उसके बाद आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना तक में ही आपको
सारा क्वेश्चन ऑन प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब रही बात इसका, मैंने भी कितना तक लिया 100 मिलियन, मिलियन के बाद आप थोड़ा सा ट्रिक लिखिए। इकाई का मतलब 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 10,000 के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भारतीय संख्याकन पद्धति में हम इसको लाख बोल देते हैं। 1 लाख को हम लोग 100,000 बोलते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। 1 लाख को हम लोग 100,000। उसके बाद जैसे 10 लाख जाएगा तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन। तो मिलियन बिलियन होता है, तो आप जनरली मिलियन तक ही याद रखिएगा। क्या रखिएगा, मिलियन तक। मिलियन के बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। इसको आप यदि आप इस हिसाब से 10 टू द पावर 1 के बाद कितना जीरो होता है, जैसे 2 और 3, 3 6 और 2 8, तो 10 टू द पावर 8 है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब रही बात कि थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सुविधा के लिए। क्या लेते हैं, आपका सुविधा के लिए 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये कोई संख्या ले लिए 4 3 2 5 2 क्या कर 3 7 1 6, और दूसरा एग्जाम्पल है 4 3, वही ले लिए। देखिए अब हम इसको करते हैं, एक भारतीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से करते हैं और एक क्या कर देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर के बाद कॉमा, हाँ, हजार, 10,000, फिर कॉमा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ का हिसाब है। तो 10 करोड़ का मतलब 43 करोड़ 25 लाख 23,716, इस शब्दों में हम लिख दिए। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको गिन के ही आपको थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त कर लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 43 करोड़ 25 लाख 23,716, इस तरह से। अब इसको हम वही चीज़ को जब क्या कहते हैं शब्दों में लिखेंगे, तो वो किस सिस्टम में लिखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से लिखेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहली बात कि 3 डिजिट के बाद हमने इस पर कॉमा लगाया। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के बाद क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो लाख को लाख नहीं बोलते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन हिसाब से लाख को हम क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं, ठीक है। 100,000, ये जितना वाला ये क्या है, हजार वाला है, ठीक है। और इसको चला जाएंगे मिलियन वाला में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 6 डिजिट हो गया। तो देखिए 6 डिजिट वाला में ये मिलियन आ गया, तो 432 मिलियन। इसके बाद देखिए 6 डिजिट होगा, ठीक है। तो इतना के बाद यदि 6 डिजिट बचता है तो हम 432 मिलियन लिख दिए, 432 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन का घर में है, ठीक है। उसके बाद 523,000, ये हजार का घर में है, ये मिलियन का घर में है। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, हजार, 10,000, 100,000, ये हजार का घर है, और ये 100 का घर है, 716, ठीक है, 716। ये तो सबको पता है, ये हजार का। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन काफ़ी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों के अंकों में लिखे। तो इसको शब्दों जो है ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको अंकों में लिखा 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ 9 लाख 60,009, ठीक है। तो 5 करोड़, तो सबसे पहली बात कि 5 करोड़ में कितना शून्य होता है, तो 7 गो शून्य होता है। अभी आपको बताएं, तो इसको यदि आप लिखिएगा 5 करोड़, करोड़ में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 गो शून्य होता है। 9 लाख, इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 लाख। तो 9 के बाद लाख में कितना, 5 गो शून्य होता है, 60,000, 60,000,
60,000 में 3 गो शून्य होता है। उसके बाद 9, इसको जोड़िएगा तो इस हिसाब से क्या होता है, इसको जोड़िएगा तो देखिए 9, ये तो लास्ट में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद जोड़िएगा तो इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य, जोड़ के बता देते हैं, जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद यदि हम उसको जोड़ते हैं तो इस हिसाब से, इस तरह से यदि आप जोड़ते हैं तो आपको 000 96 और 50, ठीक है। अब इसको यदि जोड़ दीजिएगा, ऐसे करके भी लंबा करके लिखिएगा तो फिर भी आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा लंबा करके दिखा देते हैं कि 5 में इतना है, और फिर ये क्या है, कितना है, 5 गो शून्य है, 9 है। उसके बाद 60,000 में 9 है। इस तरह से यदि जोड़िएगा तो 9, 3 गो 0, 6, तो इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 मिलियन। अब मिलियन का मतलब होता है, देखिए इकाई का संख्या है 7 मिलियन, तो इस तरह से यदि जोड़िएगा तो 7 मिलियन, मिलियन में कितना जीरो होता है, तो आपको याद रखना होगा कि मिलियन में 6 जीरो होता है, ठीक है। तो 7 1 2 6 जीरो कर दिए, प्लस कर दिए 18,000, हाँ 8,000 48, तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट, ठीक है। 48 80, इस हिसाब से 80, और फिर इतना होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या यदि आप भाषा में लिखा हुआ तो आप संख्या में लिख सकते हैं। तो ये इकाई दिहाई सैकड़े वाला 8 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन वाला याद रखना जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को अंकों से शब्दों में लिखे। तो अंकों से शब्दों में लिखे, ये हाँ बोलता है अंकों से शब्दों में लिखे, या शब्दों दिया हुआ था या अंकों में लिखे, तो भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में लिखे, ठीक है। तो क्या बोलता है, भारतीय संख्याकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति दोनों में लिखने के लिए बोलता है। तो 1 नंबर, ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन को क्या करना, भारतीय संख्याकन पद्धति में यदि लिखते हैं तो भारतीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से हम इसको देखते हैं कि पहला 3 डिजिट के बाद, उसके 2 डिजिट के बाद, उसके बाद हम इस तरह से हम कर देते हैं। दोनों को पहले हम भारतीय संख्याकन पद्धति करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख, तो 10 लाख हम क्या करते हैं, 10 लाख 567, 567, ठीक है। इसको यदि हम वही चीज को लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9,73,000, 9,73,226, 226, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को आप बारीकी से प्रैक्टिस कीजिएगा, और ताकि आपको धीरे धीरे क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में देखिए यहाँ पे पहला 3 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, इस तरह से दोनों में हम कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले देख लीजिए कि यह 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट के बाद यदि क्या है, एक संख्या दिया है तो वो मिलियन का है, तो 1 मिलियन
हाँ 1 मिलियन 567 560। उसके बाद वही अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी 973,000, 973,276 200 76। उसके बाद रोमन संख्या में थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि रोमन संख्या में 1 को कैसे लिखा जाता है, 2 को कैसे लिखा जाता है, 3 को कैसे लिखा जाता है। और हिंदू अरबिक प्रणाली में इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसीलिए ये दोनों क्या कर दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो 1 को आई के रूप में लिखते हैं, यदि वो 2 लिखते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देते हैं, 2 को 2 आई, इस तरह से 3 लिखते हैं तो इस तरह से 4 लिखने का तरीका हम फिर भी मतलब 5, इसमें हम एन कर देते हैं, कुछ याद कर लीजिएगा। आई का मतलब 1, ठीक है, उसको ऐसे हिंदू अरबिक प्रणाली के हिसाब से 1, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50 और सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। इस तरह से यदि हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं, फिर इस पर हम चैप्टर वाइज जब हम इसका सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी अरबिक पद्धति में इस चीज़ को कितना लिखते हैं, आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसको कितना लिखते हैं। तो लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे याद कर लीजिएगा ये चीज़ को, ये चीज़ जब याद कर लीजिएगा तो आपको इस हिसाब से पता चल जाएगा कि ये 50 का है। एल का मतलब होता है, एल जो होता है वो क्या होता है, वो 50 का होता है। हाँ, एक्स 10 का होता है और ये क्या है, भी 50 1, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 6 करेंगे तो हमको 76 मिल जाएगा। इस हिसाब से ये बी ग्रुप, बी वाला सही है। उसके बाद ये जो फिर एक थोड़ा सा टॉपिक याद रहा, अंकों का मान जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो वास्तविक मान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और एक होता है स्थानीय मान, उसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलता है। तो फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको क्या कर देगा, क्वेश्चन दे देगा, आप बोलेगा कि यहाँ जो अंक 9 है यानी डिजिट 9 है, तो डिजिट 9 का वास्तविक मान क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक मान वही होता है, इकाई के स्थान पे रहे, दहाई का स्थान पे रहे, 100 के स्थान पे रहे, 1000 के रहे, स्थान के अनुसार उसका वैल्यू नहीं बदलता है। यानी फेस वैल्यू उसी को कहेंगे कि वो कहीं पे भी रहेगा, स्थान के अनुसार उसका वैल्यू परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो 9 का वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू 9 ही होता है। 6 का वास्तविक मान, 6 तो दहाई का स्थान में होता है तो इसका भी 6 ही होता है। 5 का 1000 का स्थान में है फिर भी वो 5 ही होता है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा तो फिर आगे जाके क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 9 का वास्तविक मान 9, 6 का वास्तविक मान 6, 5 का वास्तविक मान 5 और 2 का वास्तविक मान 5, यानी कोई भी संख्या का वास्तविक मान वही होता है, वही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वही एग्जांपल ले लिए 25 6 9, 25 6 9 लिए और उसका स्थानीयता मान याद रखिएगा। तो 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 यहाँ पे देखिए, 9 जो है वो इकाई के स्थान में है, इसीलिए उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 9 इंटू इकाई का स्थान में है तो इकाई का मतलब 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अब इसको फिर 6 लिख दिए तो 6 लिख दिए तो 6 का स्थानीय मान लिखेंगे तो उसका वैल्यू कुछ लिखेंगे, 6 इंटू दहाई, दहाई का वैल्यू क्या है, दहाई का मतलब 10, दहाई का स्थान में है इसीलिए इसको कितना में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, तो 10 से, यानी 6 दहाई 60, यानी 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, कितना से करेंगे ये, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा से इसको गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा 500। ठीक है। अब रही बात कि दो का स्थानीय मान क्या होगा तब, तो 2 का ये 1000 का स्थान में है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इस हिसाब से इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू दोनों को आप ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसके सामने, फिर आपको देखें यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। एक एक क्वेश्चन पे एक कंसेप्ट को याद रखिएगा। यदि आपको दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया कि ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है, तो फिर आगे जाके आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स धीरे धीरे आपका बहुत हलवा बन जाएगा। अब रही बात कि ये क्वेश्चन कहता है कि संख्या 56, 93, 87 में अंक 9 के स्थानीय मान, संख्या जो है 9 का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। अंतर का मतलब घटाव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो पहले आप स्थानीय मान और वास्तविक मान को जानिएगा तब ना। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि 9 का स्थानीय मान, स्थान के अनुसार उसका जो वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 लिख दिए। 9 के स्थानीय मान यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 की जगह पे है, इसीलिए इसका पोजीशन क्या है, यानी 9 के बाद कितना डिजिट है उस डिजिट के अनुसार उतना ठोर जीरो बैठा देना है। और अंतर का मतलब याद रखिएगा घटाव। तो इसका वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक मान जितना संख्या वही उतना ही होता है, 9 घटाएंगे तो ये 10 में 9 गया तो 9 हो जाएगा, फिर ये 9 में 0 गया तो 9 हो जाएगा, यानी 9 10 में क्या हो जाएगा, इस तरह से ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक उदाहरण ले लेंगे तो 9, इस तरह से इसका वैल्यू ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि ये आपको वास्तविक मान यानी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का आप कंसेप्ट समझना होगा। एक एक वर्ड पे एक एक शब्द से आप भाषा समझ में आएगा, लेकिन आपको कुछ मूल जो भाषा है उसको आपको याद रखना होगा। संख्या के प्रकार, ठीक है, संख्या के प्रकार जो है, संख्या के प्रकार है। अब हमको थोड़ा सा संख्या के कितना क्या क्या प्रकार होता है उस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से याद रखना जरूरी है। कि प्राकृतिक संख्या किसे कहलाते हैं उसको भी जानना है, तो उसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जो संख्या हम गिनते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए पहले लिख लिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट चलते जाएगा, तो इसको हम प्राकृतिक संख्या बोले, नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल हमेशा याद रखिएगा। ये वर्ड ये किसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये याद रखना जरूरी है। बस क्वेश्चन पढ़ते वक्त फटाक से दिमाग में आना चाहिए। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, उसको डब्लू से देखिएगा, इंटर का या बीएससी में डब्लू से डिनोटेड करता है, नेचुरल को एन से डिनोटेड करता है। किससे डिनोटेड करता है, पूर्ण संख्या को डब्लू से, प्राकृतिक संख्या को एन से। अब पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को ही, यदि प्राकृतिक संख्या हम गिनते हैं लेकिन वो साथ में शून्य को ले लेते हैं, तो वैसा संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पाइए, ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ले लीजिए, नहीं तो आपको धीरे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में इंटीगर बोलते हैं। ठीक, अब शून्य सहित धनात्मक याद रखिएगा, शून्य सहित धनात्मक संख्या और तथा ऋणात्मक संख्या याद रखिएगा। क्या रखिएगा, धनात्मक संख्या। तो शून्य भी, धनात्मक संख्या भी, साथ साथ में ऋणात्मक संख्या भी। तो कोई यदि संग्रह है, कोई गुच्छा है, कोई मैंने जिसको कहते हैं संग्रह, तो कोई संख्या का एक संग्रह है जहाँ पे धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और साथ साथ में शून्य भी है, तो वैसा संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में इंटीगर बोलते हैं। अब रही बात कि 0 से लेके राइट साइड, 0 से लेके +1 +2 +3 इधर जो चलता है राइट साइड में, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीगर बोलेंगे। इधर याद रखिएगा,
हालांकि इसको इंटीगर को जेड से डिनोटेट करता है आगे का क्लास में। तो ये समझ गए कि जीरो से लेकर राइट साइड को पॉजिटिव इंटीगर, इसको जेड से डिनोटेट करते हैं, और ये जो -1 से लेफ्ट साइड इसको नेगेटिव इंटीगर बोलते हैं। ये अलग यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये आगे जाके होता है कि जेड पॉजिटिव रहता है और जेड क्या कहता है, जेड नेगेटिव भी रहता है। तो जेड पॉजिटिव का हमेशा याद रखिएगा कि इंटीगर को जेड से डिनोटेट करता है। अभी जरूरत नहीं पड़ेगा अंडर 10 तक प्राइमरी या अपर प्राइमरी क्या कहता है टीचर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इंटर में या यदि हाई स्कूल कोई प्रिपरेशन करना चाहता है उस सब के लिए फिर ये जरूरी है। इंटर का बेस नहीं क्या कहता है, काफ़ी जरूरी होता है। सेट थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये सब में बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। बिलोंग्स टू जेड इंटीगर, जेड पॉजिटिव, जेड नेगेटिव दे देगा। तो जेड आप समझना होगा कि जेड क्या, व्हाट इज द जेड। तो एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द जेड। तो जेड मैंने जानना होगा कि ये जेड क्या है, तो इंटीगर है। तो इंटीगर के बारे में आपको पूरा जानकारी होगा तब ना होगा कि ये पॉजिटिव इंटीगर भी होता है, नेगेटिव इंटीगर भी होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत बार कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन को मैंने लिया, इसका एग्जांपल भी लिया, ताकि आपको आगे जाके नॉलेज परिपूर्ण रहे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। ये सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर है। ठीक है, और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। तो पहले हम समझ जाना कि सम संख्या क्या है। तो कोई भी संख्या है जिसको हम उस संख्या को यदि हम 2 से विभाजित करते हैं तो वो पूरा यदि भाग चला जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सम संख्या है। और यदि वो भाग नहीं जाता है तो वो विषम संख्या कहलाते हैं। ये सब थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बेस बन जाएगा कि कोई भी संख्या को यदि 2 से डिवाइड करते हैं और वो पूरा भाग चल जाता है तो वो सम संख्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। और यदि वो भाग नहीं जाता है, यानी ऐसी भाग ना जाता हो, तो उसे हम विषम संख्या कहलाते हैं। क्या क्या होता है सम संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या बोलते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है, विषम संख्या होता है। अब रही बात, थोड़ा सा और एक कंसेप्ट ले लीजिए। मैंने जो ये घेर के रखा है, ये बाउंड्री लगा के रखा है, जो देखिए एक ना, तो इसको याद कर लीजिए। क्लास 6 का जो मैंने एक बार बहुत साल 7-8 साल पहले मैंने उसी समय याद किया था, तो अभी तक याद है। जो क्लास 6 का किताब से मैंने याद किया था, इसी तरह से लिखा हुआ था। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक संख्या जो एक होता है उसको हम ना ही भाज्य संख्या मानते हैं और ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आ जाइए भाज्य संख्या कैसे कहते हैं। कंसेप्ट अगर दिमाग में आपका बैठ गया तो फिर मैथमेटिक्स हलवा बन जाएगा। मैथमेटिक्स के जैसा कोई भी आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर से ही आपको पूरा भाषा समझ में आ जाएगा। दिस दैट ग्रामर टेंस वगैरह तो आप इंग्लिश में जानते हैं, वो इंग्लिश मीडियम का बुक रहे या हिंदी मीडियम का बुक रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक वर्ड से ही आपको क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर सबसे पहली बात कि किस सब संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड यानी एक और स्वयं हो, एक और स्वयं के अलावा भी हो, यानी एक है, एक और स्वयं तो है, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं है और उसके अलावा भी है। ठीक है, हो, उसके अलावा भी हो, यानी एक होगा और वो जिस संख्या होगा वो भी होगा, उसके अलावा भी होगा, तो उससे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम एक संख्या ले लेते हैं 4। ठीक है, तो 4 को यदि हम क्या करेंगे, ये 4 को आप ले लीजिए, तो 4 को यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो पर भी डिवाइड होगा। यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पर भी डिवाइड होगा। 2 से करेंगे तो पर भी डिवाइड होगा। तो कहता है कि 1 से होगा और जो संख्या है उस संख्या से होगा, उसके अलावा भी
अगर दूसरा संख्या से भी भाग चला जाता है तो वैसा संख्या को हम भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ट्रिकली याद रख लीजिएगा। अब रही बात की अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो जिन संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं हो, क्या कहते हैं, एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, तो उस वैसा संख्या को हम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, यदि देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 6 लिए हैं तो 6 से जाएगा, 1 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा। तो बहुत सारा जो जिस मतलब स्वयं और एक के अलावा भी कोई दूसरा संख्या से डिवाइड हो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। यानी जाएगा तो हम भाज्य बोलेंगे, नहीं जाएगा तो उसको हम अभाज्य बोलेंगे। ये व से में समझ में आ गया कि इसको हम अभाज्य बोलेंगे जो नहीं जाएगा। इससे भी आप नहीं का पता चल जाता है। रही बात की संख्या 2, तो संख्या 2 को 2 से जाएगा, 1 से जाएगा और कोई दूसरा संख्या से नहीं जाएगा। 3 जो है, जैसे यहाँ पे 3 ले लिए तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा संख्या है जो जाएगा, नहीं जाएगा। यानी 1 से जाएगा और वो स्वयं से जाएगा, तो वैसा संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, इसमें से 15 नहीं होता, क्योंकि 5 3 से भी चल जाएगा, 5 से भी जाएगा, तो जो भाग चला जाएगा तो वो तो भाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है, वो भाज्य संख्या में चला जाएगा। अब रही बात कि एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है यहाँ से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या सम संख्या हो सकता है? क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकता है? तो आपको याद रखना होगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो 1 नहीं होता है, वो 2 होता है और वो सम भी होता है, क्योंकि 2 एक संख्या है जो सम संख्या है। अब रही बात कि उससे थोड़ा सा आगे जाके इसका हम क्या करते हैं, कंसेप्ट और एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वह संख्या हमेशा उसका पोजीशन क्या रहेगा, p/q के रूप में रहेगा। वो हमेशा किस रूप में रहेगा, p/q के रूप में रहेगा और नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। और p/q जो दोनों रहेगा वो इंटीगर होगा। इंटीगर का मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीगर भी हो सकता है और क्या कहते हैं, वो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। इंटीगर तो पहले का डिफिनेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हैं, तो दोनों क्या होगा, इंटीगर होगा। लेकिन शर्त ये है कि नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। ऊपर में हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, लेकिन नीचे में नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे आप ले लेते हैं 7, तो 7 ले लीजिएगा, तो आप इसका बटा में 1 लगा दीजिएगा तो p/q का रूप आ गया। तो ऊपर में p, ये q हो गया, हमेशा ही हो गया। ये 7/5 ये क्या है, ये p/q का रूप में है। देखिए ऊपर में नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव इंटीगर। इंटीगर का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब रही बात उसके बाद अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं हमेशा p/q के रूप में नहीं होता है। क्या होता है, p/q के रूप में नहीं होता है, वो हमेशा रूट के अंडर में रहेगा, रूट के अंदर में रहता है। तो वैसा संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। फिर एक जो दूसरा कंसेप्ट लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत कंसेप्चुअल होगा। ये सब डिफिनेशन जानना जरूरी है और इस सब के लिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए समय थोड़ा सा देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब इसका एक शब्द मैंने लिया इंग्लिश में, आप देख लीजिए, प्रीडेक्सेसर, जिसको इंग्लिश में पूर्ववर्ती बोलते हैं, पहले का। पूर्ववर्ती मतलब प्रीडेक्सेसर, पूर्ववर्ती माने पहले का। ठीक है, प्रीडेक्सेसर नंबर। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाला संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले एकदम जस्ट आगे वाला, जस्ट आगे, 10 के जस्ट आगे वाला 9 होता है, 5 के जस्ट आगे वाला 4 होता है, 20 के जस्ट आगे वाला 19 होता है, 15 के जस्ट आगे वाला 14 होता है। इसी तरह से आपको पूर्ववर्ती शब्द, जैसे भी हिंदी में आपको हिंदी की किताब पढ़िएगा तो पूर्ववर्ती शब्द मिलेगा,
इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको प्रीडेक्सेसर शब्द, उसके बाद ग्रामेटिकल यूज, जैसे आप भाषा समझाने के लिए जो भाषा लगेगा उसको एक एक वर्ड जैसे आपको दिमाग में घुसेगा उस वर्ड से ही पूरा कंसेप्ट घुस जाना चाहिए। तो प्रीडेक्सेसर, प्री का मतलब पहले, हाँ, प्री का मतलब पहले, ठीक है, डेक्सेसर पहले जो आता है उसे सर। जैसे 10 का में एग्जांपल के तौर में लिखे हैं कि 10 का पूर्ववर्ती संख्या 9 होता है, 50 का पूर्ववर्ती संख्या 49 होता है। उसके बाद दूसरा उसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, क्या है कि परवर्ती, जिसको सक्सेसर नंबर बोलते हैं, सक्सेसर से आपको जैसे आपको मिलेगा सब सक्सेसर शब्द, आपको कोई संख्या दे देगा, बोलेगा कि इसका सक्सेसर शब्द क्या है, सक्सेसर अंक क्या है, सक्सेसर नंबर क्या है। तो परवर्ती संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के बाद वाला संख्या को परवर्ती हिंदी में बोलते हैं, उसको सक्सेसर बोलते हैं, इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं। 10 का परवर्ती संख्या 11 होता है, 50 का परवर्ती संख्या 51 होता है, 100 का परवर्ती 101 होता है, 15 का परवर्ती 16 होता है, 17 का प्रवृत्ति 18 होता है। यानी सक्सेसर जितना होगा उसका जस्ट बाद वाला संख्या को हम क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या बोलेंगे। उसके बाद एक 5 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही धांसू वीडियो है। इस वीडियो का आप बार बार 3 बार 4 बार आप देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा, फिर इसका मज़ा आ जाएगा कैसे इसको प्रयोग होता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी तो है ही बाद में, लेकिन एक एक क्वेश्चन पे कंसेप्ट दिमाग में भरना होगा कि क्या क्वेश्चन क्या करना चाहता है, तभी आप मैथ को बना पाइएगा। अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, तो आपको देखा क्वेश्चन समझ लीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, तो मैंने 5 बार 9 लिखा, क्या लिखा, 5 लिखा। 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, तो 7 को 9 लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, तो यानी 6 बार 9 लिखेंगे। अब एक ही क्वेश्चन पर कंसेप्ट भर लीजिए, फिर आपको बाद में दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। तथा, ठीक है, जितना अंक को बोलेगा उतना ठो 9 दे देना है। दूसरी कंसेप्ट पाइए, तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर, छोटी से छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी का मतलब 5 के बाद पहले एक लीजिएगा और उससे एक कम, यानी 5 गो आपको पुराना है, यानी 4 गो 0 दीजिएगा तभी ना 5 गो अंक डिजिट पुरेगा, तो आपको 4 गो डिजिट दे देना है। और यहाँ पे बोला क्या, अंतर, तो दोनों के बीच का क्या देना है, घटाव देना है, ठीक है। तो दोनों को यदि हम इसको क्या करते हैं, हम घटाते हैं तो आपको 8,999 मिलता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है सबसे पहली बात कि इसको आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा कि वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो 149 भाज्य संख्या है या नहीं, ये क्वेश्चन को हल करने के पहले थोड़ा सा आप एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि जैसे हम इसको 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक थोड़ा सा और ले, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग
19 का वर्ग 361 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। ये मूल जो वर्ग होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप अब भी याद कर लीजिएगा ताकि जाके आपको फायदा होगा का। ये पूरा जो वर्ग मैंने बताया वो वर्ग को याद कर लीजिएगा। और यदि मैथमेटिक्स में ज़्यादा पकड़ भी क्वेश्चन को ज़्यादा मैंने शॉर्टकट तरीके से कम समय में आप सोल्यूशन करना चाहते हैं तो मिनिमम 20 तक का पहाड़ा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए, तब आपको मैथमेटिक्स में फिर मजा कुछ अलग है। अब रही बात की, देखिए अब हमको कोई भी एक तो संख्या दे देगा, बोलेगा कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन पूछना तो है, ये है एकदम हर क्वेश्चन में रहता है। इस तरह से कुछ आपको संख्या दे देगा, बोलेगा कि ये संख्या भाज्य संख्या है या नहीं, या तो हाँ या ना में आंसर दीजिए, भाज्य संख्या है या नहीं है। अब रही बात की, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए उस संख्या एक नंबर में 149 ले लिए, ठीक है। 149 लेने के बाद आप देखते हैं 149 से थोड़ा सा ज़्यादा वर्ग, यानी 12 का यदि हम लेते हैं, 12 का यदि हम वर्ग लेते हैं तो 144 होता है, यानी 149 से कम हो गया। तो 13 का वर्ग ले लेते हैं तो वो क्या होता है, 169 होता है। अब हम उससे थोड़ा सा एकदम जस्ट जो बड़ा वाला पूर्ण वर्ग जो है उसको ले लेंगे। इसलिए मैंने उसको 1 से लेकर 20 तक आपको याद करने के लिए वहाँ पे बोला, आप उसको एक दो बार उसको देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट एकदम सट ले आगे वाला ले लेंगे, 13 से वर्ग वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब बड़ा से ये 13 जो दिखता है ना, 13 से लेके सबसे शुरू से लेके उससे छोटा वाला अभाज्य गुणनखंड को आपको लिखना है, अभाज्य संख्या को लिखना है। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। हाँ, इस तरह से आपको 20 तक आपको लिख लेना है कि क्या होता है, कि अभाज्य संख्या क्या क्या होगा। तो वो भी मैंने लिख देता हूँ कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है और 17 होता है, 19 होता है। इतना तक याद रखिए, 20 तक का पहाड़ा तक में इसमें जरूरी है, पहाड़ा याद कर लीजिएगा। ये अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 17, 19, 13, 11 ये सबको, क्योंकि वो खुद से डिवाइड जाएगा और 1 से डिवाइड जाएगा, 1 से होगा और वो खुद से होगा, उसके अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा कोई संख्या से, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब रही बात कि जस्ट हम देखें कि ये उसके बाद क्या कर दिए, 13 से कम तक सीरियली ले लिए क्या क्या होता है। तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 होता है, जो आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब इस संख्या को क्या करना है, 149 जो है 2 से भी डिवाइड करना है, 3 से भी करना है, 5 से भी करना है, 7 से भी करना है, 11 से भी करना है, यानी 13 से कम तक लेना है। उसके एक मैंने कम तक में कितना कितना अभाज्य संख्या आता है। तो किसी से भी भाग नहीं जाएगा, 2 से करते हैं फिर भी नहीं जाएगा, 3 से करते हैं फिर भी नहीं जाएगा, 5 से करते नहीं जाएगा, 7 से करते नहीं कर जाएगा, 11 से भी करते हैं तो नहीं जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो वो संख्या को उससे नीचे वाला जो जितना भी अभाज्य गुणनखंड है, तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड से डिवाइड करने के बाद यदि भाग नहीं जाएगा, हैं आपको हम समझा रहे हैं तो आपको क्या होता है, अभी लंबा टाइम लग रहा है लेकिन आप देख के हाँ झट से आप मार दीजिएगा फटाफट। कल इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखिएगा, या तो मन मन में करके देखिएगा, फटाफट डिवाइड करिए, 2 से मन मन में करिएगा, 3 से डिवाइड करिए, 5 से करिएगा, 7 से करिएगा, 11 से करिएगा, फटाक से मार दीजिएगा। तो यानी 149 जो है वो अभाज्य संख्या है, वो किसी से भी विभाजित नहीं होता है। उसी प्रकार जस्ट देखिए, पहले बार समझाने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ। अब 341 ले लिए, 19 से थोड़ा सा क्या है वो छोटा होता है, कि 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है, और 341 ले लिए। अब उससे छोटा क्या होता है, 17 तक लेंगे, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ले लिए। तो 2 से करते हैं तो नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता है, 5 से नहीं जाता है, 7 से नहीं जाता है, लेकिन 11 से डिवाइड करते हैं तो भाग चला जाता है। 11 3 33, एक बचा और एक 11 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, ठीक है। तो वो 11 से विभाजित हो जाता है। तो अगर इसमें से कोई भी संख्या से यदि विभाजित हो गया, कोई भी एक ठो संख्या से विभाजित हो गया, तो विभाजित हुआ यानी भाग हुआ, तो भाग हुआ तो वो भाज्य संख्या है,
ठीक है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। यदि बोलेगा कि भाग अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो ये इसको क्या बोलना है, अभाज्य संख्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या ये हो गया। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्त, इसको थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए और मज़ा आप खुद भी सीखिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। और इसको एक बार नहीं 2 से 3 बार 4 बार देखिए, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि हम मैथमेटिक्स का जड़ तक में पहुँचने सक जाते हैं। और 20 इस तक पढ़ाई कर लीजिए, और ये 20 तक कौन तो क्या है, सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का क्या डिफिनेशन है, इंटीग्रल क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, उसके बाद क्या कहते हैं प्रीडिक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, और क्या कहते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। ये सब चीज़ का जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैथमेटिक्स में आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, मेरा गारंटी है। आप इस सब के कंसेप्ट के बगैर आप मैथमेटिक्स सीख ही नहीं सकते। ये सुनिए, सोचिए कि ये ब्लड है, ये मैथमेटिक्स का जान है ये, ठीक है। जैसे इंसान का ब्लड क्या होता है, शरीर के लिए मूल चीज़ होता है, उसके बगैर इंसान अब खड़ा भी नहीं हो सकता है, बात भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ये सब क्या है, मैथमेटिक्स ये सब क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको ऊपर ऊपर भाग जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ चीज़, इसीलिए इसको काफ़ी ज़रूरी है। एक बार नहीं क्या 4-4 बार देखिए उसको। अब धीरे धीरे इसका फिर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो इस सेट को आप करिएगा, जैसे उसका कंप्लीट करिएगा, उसका सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो तुरंत जितना समझ में आता है करिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार इसका कंसेप्ट पढ़िए, फिर उसका सेट में जाइए, फिर कंप्लीट समझ में आएगा तो फिर एक बार उसका क्या कहता है कंसेप्ट में आप करिए, और फिर उसका करिए 2 बार 3 बार 4 बार जब करिएगा तो इसका कंप्लीट नॉलेज आप पर हो जाएगा और बहुत ही इजी लगेगा। थैंक यू। और हाँ दोस्त, एक तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काफ़ी मेहनत लगता है, तो इसलिए एक आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त तक शेयर कीजिएगा, और आप लोग के ही कमेंट से हम आगे हमको मोटिवेट मिल सके। आप कमेंट भी करिए, और आप लोग, मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग भी मेहनत करिए। हाँ, आप लोग के लिए मैं, मेरे पास जितना भी है थोड़ा बहुत ज्ञान मैं कोशिश करता हूँ आप लोग तक पहुँचाने का। आप लोग हमको मोटिवेट कीजिए, और जहाँ तक हम हो सके आप लोग का हेल्प करेंगे।